हाय गाइस, हाउ आर यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं एनपीओ। अब बात करते हैं कि एनपीओ होता क्या है। देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप यदि किसी भी चैप्टर को समझना चाहते हैं, उसके अच्छी तरह से समझ करना चाहते हैं, तो आपको उस चैप्टर को समझना ज़रूरी होता है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो यदि आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, तो सेल्फ स्टडी के लिए भी देखिए एक रूल होता है, एक तरीका होता है कार्य को करने का, और वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब वो तरीका क्या होता है गाइज आपका, देखिए, आप हमेशा जिस चैप्टर को भी सीखना चाह रहे हो, तो उस चैप्टर को आप हमेशा शुरू से सीखो। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर हेडिंग लिखा होता है, जहाँ पर चैप्टर नेम लिखा होता है, उसके नीचे से जितना भी राइटर ने लिखा हुआ है आप उसको पढ़ते जाएं, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। उस चैप्टर के बारे में एक पॉइंट्स भी ना छोड़ें। जब आप उसको करते हुए चले जाएंगे लास्ट में, तब आप उसके न्यूमेरिकल पर पहुँचें। आप जब पूरी थ्योरी समझकर आए हैं, तो न्यूमेरिकल तो आपके लिए बहुत ही इजी वर्क हो जाता है। और जहाँ पर आप थ्योरी समझ के नहीं आए, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होती है, आप समझ नहीं पाते कि आखिर ये चैप्टर है क्या, हम इसमें क्या कर रहे हैं और इसको कैसे करना है, वो आप नहीं समझ पाते। तो याद रखना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अब हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ शुरू से ही चलते जाना है, इसकी वीडियो देखते जाना। कभी ऐसा मत करना कि बीच में से कोई वीडियो उठाई और उसको देख ली। हाँ, तब तो सही है कि आप पे पीछे की चीज़ें आती हैं, जब पिछली चीज़ें आती हैं तो आप आगे की आसानी से सीख सकते हैं। तो गाइज, ज़्यादा देर ना लगाकर हम शुरू करते हैं अपना एनपीओ चैप्टर। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो को कोई डालें तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं हम। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखिए, अगर हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टेब्लिश्ड फॉर अ चैरिटेबल पर्पज। दे सर्व देयर मेंबर्स एंड टू सोसाइटी ऑन वॉलंटरी बेसिस फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चरल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड अदर सोशल एंड चैरिटेबल पर्पस। तो गाइज, हमने देखा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका पर्पज चैरिटेबल होता है। ये चैरिटेबल पर्पज के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, और ये सर्व करता है अपने मेंबर्स की और सोसाइटी की। और प्रमोट करता है, किन को प्रमोट करता है, कि जितने भी आर्ट हैं, कल्चर हैं, जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्रोग्राम कराता है, इनको ये प्रमोशन करने का इनका वर्क करता है। इसका पर्पज प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया जाता। ये तो ये है कि बस इसका पर्पज है कि ये एजुकेशन, स्पोर्ट्स और अदर जो जितनी भी सोशल या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं, उनको बढ़ाना, ये इसका पर्पज होता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, देखिए, अब आपने देखा कि ये तो हो गया इसका मोटिव, ये क्या है, आप ये इस बात को समझ गए। अब आपको देखना है कि जब इसका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो क्या ये अपने यहाँ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता? बिल्कुल करता है, ये भी अपने यहाँ पर अकाउंट मेंटेन करता है। अब बात आते हैं, ये अपने यहाँ कौन से अकाउंट मेंटेन करता है। देखिए, ये अपने यहाँ पर अकाउंट मेंटेन करता है कैश बुक, लेजर, एसेट्स रजिस्टर ऑफ एसेट्स, और अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स।
यानी कि अपने मेंबर्स का भी रजिस्टर रखता है, दूसरा कैश बुक भी रखता है, ये लेजर भी बनाता है ये, और अपना एसेट्स अकाउंट भी ये रखता है। एक ऐसा रजिस्टर रखता है जिसमें इसकी सभी एसेट्स रहती हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हम इसमें नहीं सीख रहे हैं, हम 12th क्लास में जो अभी आपने बताए हैं। देखिए आप जो ये सीख रहे हैं ये तो मैंने इसके अकाउंट्स बताए हैं, लेकिन हम जो सीखेंगे हम सीखेंगे इसके फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स नाम से ही दिख रहा, फाइनल अकाउंट्स मतलब जो फाइनल होते हैं, जो फाइनल बनाए जाते हैं, फाइनल करने के लिए बनाए जाते हैं, मतलब इन द एंड ऑफ ईयर, जब भी साल का लास्ट हो जाता है, हमारी ईयर पूरी हो जाती है, तो तब हम अपने ये अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब बात करेंगे कि वो कौन से अकाउंट्स हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो गाइज इसमें जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो हमारा होता है, पहले हम बनाते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स की हेल्प से हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, और लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा था वो अकाउंट्स आपके फाइनल नहीं होते, लेकिन मैंने वो अकाउंट्स बताए थे आखिर ये कौन कौन से, जो एनपीओ है हमारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकाउंट्स बनाता कौन कौन से हैं वो तो बताए मैंने। वो कौन से थे दोबारा सुन लीजिए यदि आप उनको भूल गए हैं। देखिए वो थे, आपका कैश बुक था, क्योंकि कैश तो इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेजर भी था, और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और रजिस्टर ऑफ असेट्स। ये 4 जो थे ये तो थे आपके जो इसके अकाउंट्स मेंटेन करता है ये। और जो फाइनल अकाउंट्स थे, फाइनल अकाउंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और बैलेंस शीट है। अब हम बात करेंगे कि इनको ये क्यों बनाता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स क्यों बनाता है। देखिए अभी हमने बात की कि यहाँ पर क्या था कि इसका पर्पज़, जो इसका मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो क्या ये प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा? करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा ये। अब फिर उस प्रॉफिट का क्या करते हैं, ये कभी भी उस प्रॉफिट को अपने मेंबर्स में डिवाइड नहीं करते, ये उस प्रॉफिट को कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। अब कैपिटल फंड क्या है अभी बताएंगे। तो कैपिटल फंड में ये ऐड कर देते हैं, और वो प्रॉफिट जो है मेंबर्स पर ना बंटकर जो इनका पर्पज़ है, सोशल और कल्चरल जो भी इनका पर्पज़ होता है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रॉफिट को ये यूज़ करते हैं। अब ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अपने यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कैश अकाउंट बना सकते थे, हाँ जी बना सकते थे कैश अकाउंट, लेकिन ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ तो अलग होना चाहिए। तो ये अपने यहाँ पर उसी पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए कैश बुक बनाए, कैश अकाउंट बनाया जाता था, उसी पर्पज़ के लिए अपने यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये भी देखना चाहते हैं आखिर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। हम प्रॉफिट के लिए बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कब? जब ऑर्गेनाइजेशन होता था आपका प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन यहाँ क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट। और बैलेंस शीट भी बनाते हैं, ये देखना चाहते हैं कितनी हमारी एसेट्स और कितनी हमारी लायबिलिटी हैं। तो गाइज अब आप देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है हमारा, ये क्या है? देखिए, आ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स इज आ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर ऑफ आ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पूरी साल में कितने कैश और कितने बैंक ट्रांजैक्शन हुए, उसकी ये एक समरी है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द कैश बुक। अब ये जब साल पूरी हो जाती है उसके लास्ट में कहाँ से तैयार किया जाता है? ये तैयार किया जाता है कैश बुक से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये समरी है कैश और बैंक की। कहाँ से तैयार किया जाता है? कैश बुक से तैयार किया जाता है। कौन तैयार करता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको तैयार करते हैं। और क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि वो देखना चाहते हैं आखिर हमारे यहाँ पर कितना कैश आया है। दूसरा, क्या
कैश की ये तो समरी हो गई। फिर कैश जो आता है कहाँ से आता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये भी तो बात आती है। देखिए उसको गाइज करते हैं हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली, मतलब डेट वाइज। डेट वाइज कैसे भाई, जो भी इसके मेंबर होंगे वो सब सब्सक्रिप्शन देंगे, सभी चंदा देंगे, तो वो जो सब्सक्रिप्शन आएगा उस सब्सक्रिप्शन को किस डेट में कितना सब्सक्रिप्शन आया, डेट वाइज हम कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में। लेकिन जब हमारी साल पूरी हो चुकी है तो हम लास्ट में देखना चाहेंगे कि हमारी जो कैश कितना है, कहाँ कहाँ से आया, उसकी एक समरी सी देखना चाहेंगे। अब हमें डेट पर ध्यान नहीं देना। कैश का बैलेंस देखने के लिए कितना कैश अब अवेलेबल है और कहाँ से आया, कहाँ से बनाया जाता है ये, कैश बुक से। कब बनाया जाता है, जब साल पूरी हो जाती है, इन द एंड ऑफ ईयर। कौन बनाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाते हैं। अब आप एक बात देखिए, जब ये कैश बुक से बनाया जाता है, ये समरी है कैश बुक की, ये काम कर रहा है कैश बुक का, तो फिर ये कौन सा अकाउंट्स हुआ, फिर ये हुआ हमारा रियल अकाउंट, क्योंकि कैश समरी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो हमारे यहाँ जो अकाउंट हुआ है ये रियल अकाउंट हो गया, ये इसका नेचर हो गया। अब गाइज यदि इसकी हम बात कर लेते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे। अगर हम बात करें फीचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसमें फर्स्ट फीचर जो आता है ये हमारा आता है नेचर ऑफ अकाउंट। अब इस अकाउंट का नेचर क्या होता है, देखिए ये कैश बुक से बनाया जाता है और कैश बुक की ही एक ये समरी होती है। तो इसकी जो अगर नेचर की बात करें हम, तो इसका नेचर हो गया ये हमारा रियल अकाउंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये किसको रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है बैंक और कैश को, और बैंक और कैश हमारी होती है एसेट, और एसेट अकाउंट जो आते हैं वो सभी होते हैं आपके रियल अकाउंट। तो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा हुआ, ये भी रियल अकाउंट हो गया। बात क्लियर है। दूसरी फीचर देख लेते हैं, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। अब इसका बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग देखते हैं। अब ये बेसिस क्या है, देखिए आपने 11वीं क्लास में बेसिस पढ़े थे, आपने बेसिस सीखे थे। एक तो था आपका कैश बेसिस, एक था आपका एक्यूरल बेसिस। तो ये जो इसका जो बेसिस होता है ये कैश बेसिस होता है, एक्यूरल बेसिस नहीं होता। अब कैश बेसिस क्यों होता है, मतलब केवल कैश ट्रांजैक्शन, ये कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो ये कौन से बेसिस को यूज कर रहा है, कैश बेसिस को यूज कर रहा है, ये एक्यूरल बेसिस को यूज नहीं कर रहा। बात क्लियर है। एक तो इसका नेचर क्या हो गया, रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट्स होती है। इसकी जो रिकॉर्डिंग करने की बेसिस है वो कैश बेसिस है, एक्यूरल बेसिस नहीं है। और थर्ड पॉइंट है हमारा बैलेंस। देखिए जब भी ये शुरू होता है तो ये हमेशा बैलेंस से शुरू होता है। ये कैश बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस होगा, उससे ये शुरू होता है अकाउंट बनना। और लास्ट में भी बैलेंस आता है। ये बैलेंस शो करता है कि आपका कैश कितना है और आपका बैंक कितना है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट्स आपको याद रखना, देखिए जो आपका, अगर हम कैश की बात करें तो कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, और जो आपका बैंक है उसका बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और उसका बैलेंस आपका क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट का मतलब आपका ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, बैंक का ओवरड्राफ्ट भी आपके ऊपर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका नो एडजस्टमेंट। अब नो एडजस्टमेंट क्या है, ये देखिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करता। अब वो एडजस्टमेंट क्या है, जैसे आपने देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, एक्रूड इनकम होती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है, और आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, ये उन सबको रिकॉर्ड नहीं करता। ये तो केवल भाई कितना पैसा आया बता दो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, कितना गया उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमें मतलब नहीं है कि ये जो पैसा आ रहा था ये लास्ट ईयर का है या करंट ईयर का है, ये आने वाली साल का है, इसको मतलब नहीं होता। ये तो केवल रिकॉर्ड करता है कि आपका पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। ठीक है, तो नो एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करता है। ये एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है। एक अकाउंटिंग पीरियड में ये हमें दिखाता है कि हमारे पास कितना कैश है और कितना नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पीरियड। और लास्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट है आपका पर्पस। ये आपको नहीं दिखाता कि इनकम कितनी ज़्यादा है,
या खर्चे कितने ज़्यादा हैं। ये केवल आपको बस इतना दिखाता है कि आपका कैश कितना था बिगिनिंग में और लास्ट में कितना है, आपका कैश एट बैंक कितना था बिगिनिंग में और कितना ईयर के लास्ट में है। ये अकाउंट कैसा होता है। तो गाइज अब हम देखेंगे कि अकाउंट किस तरह का होता है। देखिए ये जो अकाउंट्स होता है ये इस तरह से होता है, इस तरह से बनाया जाता है। जो फर्स्ट कॉलम होता है वो रिसीट्स होता है, सेकंड आपका अमाउंट होता है, थर्ड कॉलम आपका पेमेंट्स होता है और फोर्थ पॉइंट आपका अमाउंट होता है। देखिए फर्स्ट साइड जो है ये होती है आपकी डेबिट साइड और सेकंड साइड जो होती है मतलब राइट हैंड साइड जो होती है ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड। अब ईयर एंडेड कौन सी साल के लिए बनाया जा रहा है, हो सकता है वो आपकी 31 मार्च 2020 हो सकता है 31 जनवरी 2000 हो। जो भी ईयर होती है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि ये पूरी एक साल के लिए मनाया जाता है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि इसमें आखिर एंट्री जो की जाती हैं वो किस तरह से इसमें एंट्री की जाती हैं। देखिए ये एक कैश बेसिस है और ये एडजस्टमेंट कोई नहीं करता। जब ये कैश बेसिस को यूज़ करता है, एक्यूरल बेसिस को यूज नहीं करता, तो इसमें क्या होता है जितना भी कैश और बैंक आ रहा है उस सबको यहाँ लिखते जाते हैं और जितना भी जा रहा है कैश उसको हम यहाँ लिखते जाते हैं। वेदर इट इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर और करंट ईयर, देयर इज नो मैटर ऑफ ईयर और मैटर ऑफ टाइम। टाइम का मैटर है ही नहीं, ये तो बस ये देखता इस साल कहाँ से कितना पैसा आया है भाई यहाँ लिख दीजिए रिसीट में, और कहाँ गया है वो पेमेंट में लिख दीजिए। लेकिन जब हम इस अकाउंट्स की बिगिनिंग करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर टू बैलेंस लिखते हैं। तो हम लिख देते हैं टू बैलेंस BD। अब इस BD में क्या होता है, हमारा कैश भी हो सकता है और हमारा बैंक भी हो सकता है, तो दोनों को, और जो भी इनका टोटल आता है उसको बाहर यहाँ शो कर देते हैं हम। दोबारा सुन लीजिए, जब इस अकाउंट की बिगिनिंग होती है तो हम लिखते हैं टू बैलेंस BD, और बैलेंस BD मतलब जब हमने साल शुरू, ये हमारी साल जो शुरू हुई थी तो कितना हमारे पास कैश था कितना बैंक था, दोनों का बैलेंस हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ आ जाता हमारा अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, जो भी पैसा आ रहा है सभी यहाँ लिखते चले जाओ, जो भी पैसा जा रहा है सभी यहाँ लिखते चले जाओ। देखो ही मत कौन सी साल का है, बस ये देखो इस साल में आ रहा है या नहीं। इसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको। जो भी आपको एंट्रीज दी हुई हैं आपको दो बातें देखनी है कि ये पेमेंट है या रिसीट है, पैसा मिल रहा है या बिजनेस पैसे को दे रहा है। मिल रहा है इधर लिखते चलो, दे रहा है तो इधर लिखते चलो। अब जब आप इस काम को कर लेते हैं, आपके पास कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखना चाहेंगे आखिर हमारे पास अब पैसा कितना बचा हुआ है, कितना बैंक में है और कितना हमारे पास है। कि लास्ट में आपको क्या करना है, इधर आप लिखेंगे बाय बैलेंस। बाय बैलेंस इसको लिख देंगे आप CD, कि आपका बैलेंस CD कितना है, कितना आपका कैश है और कितना आपका बैंक है। इन दोनों को आप यहाँ पर उसी तरह से दिखाएंगे, शुरू में दिखाया था, और इसका टोटल यहाँ पर आप दिखा देंगे। जब हमने ये अकाउंट शुरू किया तो हमने बैलेंस लिखे। अब ये क्या होंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं कि बैलेंस कितने थे, नहीं दिए तो कोई बात नहीं है, आप आगे शुरू कीजिए। जहाँ से पैसा आ रहा है यहाँ लिखो, जहाँ आप दे रहे हो यहाँ लिखो। आपके पास टोटल पैसा कितना आया, इसमें से कितना टोटल पैसा आया, इसमें से आप क्या करेंगे, कितना पैसा गया उसको आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कैश कितना बच रहा है। लास्ट में दोनों साइड का हम टोटल इक्वल कर देते हैं, जैसे एवरी अकाउंट में हम करते आए हैं। ठीक है, इस तरह से आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार हो जाता है। मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रॉब्लम करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि यदि आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है क्या होता है कैसे करते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। फिर भी आप यदि चाहते हैं कि मैं आपका टाइम इस पर वेस्ट करूं, ये क्वेश्चन कराऊं, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको इस पर क्वेश्चन करके दिखा दूंगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। वैसे आप बुक्स में एक नज़र भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा बस इतना सा काम है, पैसा आना यहाँ लिख रहा, जा रहा यहाँ लिखना, दोनों को माइनस कर देना साइड को, बस आंसर आ जाएगा हमारा। इसके बाद हमें देखना क्या है, जो हमारा मेन क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको दोबारा वीडियो को पूरी तरह से देखना है, और यदि यहाँ तक आप समझ जाते हैं और फिर भी समझ जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं समझते, कोई पॉइंट्स ऐसा है, हो सकता है मेरे बताने से छूट गया हो, या आपको जो मैं बता रहा हूँ वैसे कोई ऐसा पॉइंट था नहीं जो छूट गया हो, सभी कुछ मैंने आपको डिफाइन कर दिया, जो मेन बातें, और वैसे तो आप पढ़ते रहो, बहुत कुछ है इसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको करके देखना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप उसमें लिख देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। तो मिलते हैं गाइस, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। देखिए आपको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हमें सपोर्ट हो जाता है, हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, और इम्प्रूवमेंट की बात होती है तो आप हमें उसको कमेंट बॉक्स में लिख ही देते हैं, वो भी हम इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।